नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिहार माध्यमा परीक्षा के जो क्लास चल रहा है उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप लोग के पास समय है, तो आप लोग जो 15-20 दिन आप लोग के पास समय बच रहे हैं उसमें अच्छा से मेहनत करिए, तब आपको अच्छे मार्क आएंगे। और आप प्रत्येक लेक्चर देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि हम सारे चीज़ को डिटेल्स में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और बहुत ही ईजी वे में हम आपको सारे टॉपिक कवर करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में हेल्प होते होंगे और याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते होंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामाजिक विज्ञान में यदि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे अधिक इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे और हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको बिहार माध्यमा और झारखंड माध्यमा की रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, 2 नंबर का भी है और आपको 5 नंबर कैसे लिखना है वो भी हम आपको एक कहानी वे में बताते हैं, जिससे आप आराम से जो एग्ज़ाम हॉल होंगे वहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा से देश के सभी राज्य ब्रिटिश के अधीन आ गया। तो 1858 से पहले जितने भी राज्य थे वो ब्रिटिश के अधीन नहीं थे। कुछ ही राज्य कर सकते हैं, जैसे कि दक्षिणी हमारे राज्य थे, यदि कर्नाटक केरल की बात करें, उसके बाद पश्चिम बंगाल, इन सब पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। सारे जो राज थे उस पर अधिकार नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में ही आए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहे और 1858 ईस्वी में महारानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने घोषणा किया कि अब भारत के जितने भी राज हैं सब ब्रिटिश के अधीन आ गए हैं। क्योंकि यहाँ तक आते थे जितने भी राजा ब्रिटिश से लड़े थे सब लगभग हार चुके थे और इसके अधीन आ चुके थे। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछा जाएगा अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो यह कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। इस क्रम में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं, आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होंगे। रॉलेट एक्ट पारित हुआ मतलब यह एक तरह से एक्ट मतलब क्या, कानून था। जैसे अभी भारत में क्या बहुत सारे कानून मोदी सरकार के नियम में लागू किया गया, जैसे कि कश्मीर से जो धारा 370 था वो हटाए गए, उसके बाद कृषि को लेकर सुधार किए गए और भी बहुत सारा कानून लाया गया। तो उसी तरह अंग्रेज ने एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम दिया था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत भारत के जो भी क्रांतिकारी थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, जैसे महात्मा गांधी, जिस तरीके से हम आपको बोल रहे हैं उस तरीके से आप खुले माइंड से रहिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा रॉलेट एक्ट क्या है, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रॉलेट एक्ट क्या है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक कानून है, एक कानून था जिसमें कि भारत के जो भी क्रांतिकारी रहते थे, जो भी अपने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे, उसको बिना कहे उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। और इस एक्ट के अंतर्गत जैसे अभी क्या कोई मुद्दा होता है या झगड़ा लड़ाई होता है, बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है तो धारा कितना, तो धारा लागू कर दिया जाता है। तो उसी तरह ये इस एक्ट के अंतर्गत जिस भी क्रांतिकारी या भारतीय नागरिक को पकड़ा जाता था उसको जल्दी बेल नहीं होते थे, रिहा नहीं होते थे, क्योंकि इस एक्ट में न तो आप वकील रख सकते थे, ना ही आप वकील रख सकते थे, ना ही आप अपने दलीलें पेश कर सकते थे, ना ही आप अपील कर सकते थे। ये तीनों चीज़ आप नहीं कर सकते थे इस एक्ट के अंतर्गत। तो इसलिए इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील भी कहा गया है और इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। यह 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी यही जड़ है, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत ही महात्मा गांधी और सतपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के छुड़ाने के क्रम में यह आंदोलन हो रहा था जलियांवाला, अमृतसर में जो जगह है वहाँ पे। तो आपने आई थिंक
रॉलेट एक्ट के बारे में समझ गए होंगे। यह अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया एक कानून था जिसमें कि भारतीय क्रांतिकारियों को बेवजह पकड़कर अंदर कर दिया जाता था, और इस कानून का यदि अंतर्गत उसको जेल में डाला जाता था तो जल्दी उनकी रिहाई नहीं होती थी, क्योंकि इसमें हम लोग ना तो वकील रख सकते थे, ना ही अपनी दलीलें पेश कर सकते थे, ना ही कोई अपील कर सकते थे। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील भी कहा गया है, और इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। तो आप रॉलेट एक्ट के बारे में इतना समझ सकते हैं। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 5 नंबर भी बना लीजिएगा, 2 नंबर भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, और उसी क्रम में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे अप्रैल से पहले रॉलेट एक्ट लागू किया गया, इसके अंतर्गत जो भी क्रांतिकारी थे उसको पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा था। तो इसी के रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पे सभी जो क्रांतिकारी थे वो बैठकर आंदोलन कर रहे थे। तभी जो अंग्रेज़ के जो जनरल थे, जो वायसराय होते थे, वो जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, उस पर गोलियां चला दी जाए। तो उसमें लगभग बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत इतिहास में एक काले पन्ने के तौर पर जुड़ गया, काले इतिहास के तौर पर, और इससे अंग्रेज़ों की भी बहुत विश्व स्तर पर कह सकते हैं कि यातनाएं झेलनी पड़ी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आप समझिए क्या कुछ हुआ था, कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ही रॉलेट एक्ट पास हुआ, उसी को बदलाव के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जैसे आपने सुना होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, जैसे कि किसान को लेकर जो एक्ट लागू किया गया था, कानून बनाई गई थी, तो वो किसानों को अच्छा नहीं लगा था। इसी लेकर 1 साल तक लगभग वहाँ पर बैठकर धरना दिए और इस एक्ट को हटाया। तो उसी तरह यह भी एक्ट लाया गया था, लेकिन इसके लिए धरना दे रहे थे तो इन पर गोलियां चलवा दी गई थी। उसके बाद अगला मेरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी उसका नेतृत्व किए थे, और उसमें यह तय किया गया कि हम लोग भारत असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो इसको लेकर जो भारत में जो असहयोग आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन के तौर पर हुए थे, ये आप सबको पता है कि असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुआ था। तो असहयोग आंदोलन में ना कि पुरुष ही बल्कि स्त्रियां भी इसमें भाग ली थी। तो और यदि हम बात करें इसमें तो यह कब हुआ था, तो सितंबर 1920 ईस्वी को यह अधिनियम पारित हुआ था, और इसके नेतृत्व में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि गांधी जी ने 13 मार्च 1930 ईस्वी 1920 में असहयोग आंदोलन चला। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो 1930 ईस्वी में ही दांडी यात्रा का शुरुआत हुई थी, जिसमें नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया गया था, भंग किया गया था। यह गुजरात के साबरमती से चलकर दांडिया पहुंची। दांडी जो जगह थे गुजरात का में ही एक जगह है, वहाँ पे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया। ये एक्चुअली ऐसा था कि हमारे देश में नमक तो फ्री अवेलेबल ही पहले भी होते थे, अभी भी है, तो उस पर बहुत कम ही टैक्स अभी भी है। तो जैसे कि उस पर अंग्रेज़ सरकार ने टैक्स लगा दिया था, क्योंकि हम सब बिना नमक के तो स्वादहीन सारा भोजन लगते हैं, तो इसमें टैक्स लगा दिया गया था। तो सरकार के द्वारा, जो अंग्रेज़ सरकार थे उसके द्वारा टैक्स लगा दिया गया था। उसी को छुड़वाने के लिए गांधी जी ने खुद से नमक बनाने के लिए आंदोलन चलाया, और यह आंदोलन सफल भी रहा। इसमें बहुत संख्या में लोग भी भाग लिए थे, और इसमें लगभग 200 इसके गांधी जी के अनुयायी थे, जो कि साबरमती से पैदल मार्च करके दांडी तक पहुँचे थे और वहाँ पर नमक बनाए थे। उसके बाद अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। उसके बाद अगला मेरा पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से वानर सेना और मंजूरी सेना का गठन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही 2 सेना का गठन हुआ था, एक क्या था, वानर सेना, दूसरा क्या था, मंजूरी सेना। उसके बाद अगला है कि चंपारण आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन में आप सब जानते होंगे, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार में जो मोतिहारी जिला है वहाँ पे चंपारण जगह से यह आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार चंपारण के किसानों को
ज़बरदस्ती कह सकते हैं, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना चाहते थे, जो कि किसान करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती में खेत की जो उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे और कहते थे आप अपने जो निर्वाह कृषि है, जो हम लोग खाते हैं, जिस पे निर्भर है, उसको भी कम करके ये नील की खेती किया जाए। क्योंकि नील का ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मांगे थी, क्योंकि सूती वस्त्र में नील उस पे लगाया जाता था, तो इसीलिए नील की खेती ज़बरदस्ती करवाए जाते थे। तो इसी को लेकर गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था और 1917 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले का आंदोलन यही है। असहयोग 1920 में हुआ, दांडी मार्च 1930 में हुआ। तो गांधी जी का पहला सफल आंदोलन यही था भारत में। इससे पहले उसका जो सफल आंदोलन साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन भारत में सर्वप्रथम इसका जो सफल आंदोलन था वह चंपारण सत्याग्रह ही था। उसके बाद यदि हम बात करें तो उड़ीसा में खोड़ विद्रोह हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग आप इसको एक बार लेक्चर देखिएगा, और हमने क्या आपको सारा डिटेल्स में बता दिए, 2 नंबर 1 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इससे आपको बन जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग इसका देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि हम आपको लेके चलेंगे तो आपको बोरिंग फील होंगे। और अभी समय भी है, धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कवर होंगे, और आप एक भी लेक्चर मिस मत करिए, नहीं तो आपका नंबर कम हो जाएगा। क्योंकि आप 15-20 दिन पढ़ के ही फर्स्ट डिवीज़न ले आ सकते हैं, तो इससे ज़्यादा और आपको क्या बेनिफिट चाहिए। तो इसलिए आप लोग मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।